देखिए लास्ट टॉपिक हमने किया था हीट ऑफ सोल्यूशन या इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हो गया था क्या हम लोग का, या मेरे ख्याल से स्टार्ट करना था। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, ठीक। अभी इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन से मतलब क्या है, तो अगर एक सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पानी भर लेंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, इसमें वाटर ले लेंगे। अब वाटर हम ले रहे हैं और इसमें उसका क्या कीजिए, आप चीनी को ऐड कीजिए, ठीक है, शुगर ऐड करेंगे कर, तो क्या होगा यहाँ पे कि शुगर आके घुलना चालू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, शुगर को अगर घोलना है तो वाटर को क्या करना होगा, इसको हीट सप्लाई करना होगा ताकि शुगर यहाँ पे टूट सके। ठीक है, चीनी को तोड़ने के लिए वाटर क्या करता है, एक हीट सप्लाई करता है। तो ये जो हीट है यहाँ पे, इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वो है वाटर, ठीक, और सॉल्यूट क्या है हमारा, शुगर। तो वाटर इज सॉल्वेंट और शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है। तो हम एक आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए जो हीट सॉल्वेंट को देना पड़ता है, ठीक है, उस हीट को हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो एज ए सॉल्यूशन बिहेव करता है, ठीक। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वही होती है जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक। या यूं कहे तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा हमको उसी का प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे चीनी पानी मैंने यहाँ कहा है, चीनी नमक आप डाल लो, ठीक है, तो भी हमको मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसका देखने को मिलेगा, तो वाटर का ही मैक्सिमम प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन क्या है, the amount of energy absorbed or released during the formation of solution or when or when a solute is dissolved in solution या solvent, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डुबाने से होता निकलता है या एब्जॉर्ब होता है, उसे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ये इसका ड्राइंग है, ये इसका एग्जांपल है। देन नेक्स्ट है इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, integral heat of solution when a definite amount of solute is dissolved or dissolved in definite amount of solvent, then the heat of then the heat of solution is known as integral heat of solution, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि अगर हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू या क्वांटिटी फिक्स हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे वाटर लिया है, ठीक है,
और वाटर का क्वांटिटी हमारा फिक्स है। वाटर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इतना। देखिए आयु कहे तो 250 ml। अपना माइक ऑफ करके रखिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, माइक ऑफ करके रखिए नहीं तो आवाज आता है दोनों से। ठीक है, ये अगर वाटर है H2O हमारा 250 ml है, ठीक है, तो दिस इज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, डेफिनेट अमाउंट कहने वाला एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट भी हम फिक्स अमाउंट में ऐड करेंगे। ठीक, या तो आधा चम्मच ऐड करेंगे या फिर हम 1 चम्मच ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पानी में हम 1 गिलास नमक कभी ऐड करें। ठीक है, तो उस कंडीशन बात कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे हीट हमको सप्लाइड होगा, मतलब नमक को तोड़ने के लिए जो हीट वाटर सप्लाई करेगा, उसे हम कहेंगे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ पे बात सबको? इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है सबको? इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन सबको क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है सबको? अर्चना को क्लियर है, बाकी लोगों को? पिंकी, कविता, प्रशांत, कंचन, बबीता, आलोक। इंटीग्रल को अगेन देखो, इंटीग्रल यहाँ पे एक्सप्लेन करता है डेफिनेट वैल्यू को या डेफिनेट अमाउंट को। ठीक है, इस जगह पे हमने क्या किया, वाटर लिया है 250 ml, एक फिक्स्ड अमाउंट लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे या शुगर ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रल का मतलब है कि फिक्स्ड अमाउंट की यहाँ पे बात हो रही है। फिक्स्ड अमाउंट मतलब वाटर भी फिक्स और नमक हमने लिया है, नमक भी हमारा फिक्स्ड अमाउंट में है। ठीक है, क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जो हीट सप्लाई होगा, मतलब हीट कहाँ से सप्लाई होगा, तो नमक को तोड़ने के लिए वाटर जो हीट देगा उसे हम कहेंगे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये डेफिनेट अमाउंट की बात होती है। अगर यही यही चीज इनडेफिनिट हो जाएगा, मतलब हमारा वाटर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अभी क्लियर है? ठीक, देखो अभी यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, एक एक और कंडीशन इसमें, ये इसको मैं कंडीशन 1 लिख देता हूँ। कंडीशन 1, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन 2। ठीक, अभी देखिए कंडीशन 2 क्या कहता है कि मान लो हम इस जगह पे हमने वाटर का क्वांटिटी फिक्स रखा है। ठीक, लेकिन अब क्या करते हैं हम यहाँ पे
कि सॉल्वेंट फिर से ऐड करेंगे, सॉल्वेंट इज एडेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, सॉल्वेंट को हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अभी कंटिन्यू ऐड करने से क्या होगा कि सॉल्वेंट मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ज्यादा कहने का मतलब एक सिंपल से एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया 250 ml। अब इसी जगह पे हम क्या करेंगे, एक बाल्टी पानी ले लेंगे। ठीक है, मान लो हम एक बाल्टी पानी ले लें और उस एक बाल्टी में उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाले जितना हमने पहले गिलास में यूज किया था। ठीक, मान लेते हैं कि गिलास में हमारे पास पहले कितना था, तो लगभग 10 ग्राम हमने सॉल्ट को पहले यूज किया। ठीक, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से 2 लीटर वाटर में हम क्या कर रहे हैं कि 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले क्या था, 250 ml पानी था, अब हो गया 2 लीटर। मतलब सॉल्वेंट का क्वांटिटी हमने बहुत ज्यादा कर दिया, कई गुना बढ़ा दिया। ठीक, लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट उतना ही का उतना ही है। तो हम इसे, इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द कंडीशन इज known as इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का बेसिक फंडा क्या है, तो सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी में होना चाहिए, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब आप देखो कि पहले पहले जो कंडीशन था यहाँ पे, कंडीशन 1 में देखिए कि 10 ग्राम को तोड़ने के लिए जितना हीट हमको लग रहा था, या पानी जितना हीट सप्लाई कर रहा था, उतना ही हीट उसको फिर से लगेगा, उतना ही हीट 2 लीटर पानी भी सप्लाई करने में लगाएगा। तो हीट ऑफ सोल्यूशन तो हमारा उतना ही रहा, जितना 250 ml में था उतना ही 2 लीटर में मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन है, जब ये कंडीशन अराइज होता है, कंडीशन 2, इस कंडीशन को हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द कंडीशन 2 is known as heat of solution at infinite dilution। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट आपके पास एक्सेस क्वांटिटी में होना चाहिए और सॉल्यूट आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। सिंपल सा भाषा में समझ सकते हैं तो हमारे पास एक बाल्टी पानी है और एक बाल्टी पानी में हम क्या कर रहे हैं, 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है सबको पॉइंट? पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, 1 मिनट होल्ड करेंगे। देखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, यहाँ पे हम एक नया चीज पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है मैंने आपको सेमेस्टर 1 में बताया हो, लेकिन फिर भी हम देखेंगे इस चीज को। अभी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि अभी हमने इससे पहले क्या देखा कि नमक को हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। ठीक है,
तो NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl यहाँ पे किस फॉर्म में है, तो सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। H2O जो है वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में, और जब नमक आपका टूटता है पानी में तो वो अपने आयंस में टूटता है, इस तरीके से। और हम यहाँ क्या लिखते हैं, एक्वस, ठीक है। Cl माइनस एक्वस, Na प्लस एक्वस प्लस H2O, वापस से हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इस जगह पे नमक को तोड़ने में यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, ठीक। तो नमक जो है जब ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये जो एक्वस लिखाता है, ठीक है, ये एक्वस का कुछ इस तरीके का देखने को आता है, Na प्लस, ठीक। अभी H2O है, H2O ब्रेक होगा दो चीजों में, ठीक, किसमें किसमें, तो H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस। अब देखिए जो एक फंडा है, सिंपल सा चीज, जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे हमको न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, क्लियर है बात। लेकिन एक चीज ये भी हमको उसमें देखता है कि एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, या यूं कहें तो पॉजिटिव टर्म हमेशा नेगेटिव की तरफ भागेगा, और जो नेगेटिव टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो है वो किसके साथ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए यहाँ पे OH माइनस के साथ, और जो क्लोरीन है वो किसके साथ जाना चाहिए, Cl माइनस के साथ। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सोडियम प्लस जो है वो इस तरीके से OH माइनस के साथ जुड़ता है, एक OH माइनस, दो OH माइनस, तीन OH माइनस, चार OH माइनस, इधर से एक पांच OH माइनस, और फिर छठा OH माइनस, ठीक है। अब उसके बाद क्लोरीन की बारी, तो Cl माइनस जो है वो इस तरीके से जुड़ेगा, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, इधर से H प्लस, और इधर से इस तरीके से H प्लस। अब देखिए हम जो यहाँ पे लिखते हैं एक्वस, ठीक है, तो यहाँ पे एक्वस इसी वजह से लिखाता है, ठीक। यहाँ पे एक्वस का मतलब ही है कि सोडियम जो है हाइड्रोक्सिल आयन से घिरा पड़ा है, और जो क्लोरीन है वो प्रोटॉन से घिरा पड़ा है, इसी को हम यहाँ पे अपने केमिकल रिएक्शन में एक्वस टर्म देते हैं। तो ये कंडीशन को अराइज करने के लिए, या यूं कहें तो पानी में कुछ भी चीज अगर घुलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को घोलने के लिए जो हीट हमको निकलेगा उसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है। या यूं कहें तो जब भी कोई भी चीज वाटर में घोला जाता है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे आपका कोई अल्कोहल हो, ठीक है, कोई भी चीज जब पानी में घोला जाता है तो उसमें जो हीट निकलेगा उसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। क्लियर है ये ड्राइंग सबको? क्लियर है सबको?
ठीक, तो याद रखिए एग्जाम में आपको ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बनाने से नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड when 1 mole of anhydrous salt or iron is dissolved in required amount of water is called heat of hydration। ठीक है, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन। चलिए एक बार डेफिनेशन के गो थ्रू 6H नेगेटिव। हाँ कंचन, यहाँ पे 6 OH इस तरीके से दिखते हैं, और खाली 6 OH नहीं होते हैं, काफी सारे OH होते हैं। ये एक चेन बनाते हैं, काफी लंबा चेन। ठीक है, हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि Na+, ठीक है, Na+ आपका स्टेबल हो गया, तो स्टेबल होने के बाद रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम जब हायर स्टडी करते हैं तो हायर स्टडीज में हमको ये सब चीजें पढ़ने को मिलती है। जैसे आपने 9th 10th या 11th 12th से अभी तक जो भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें यही देखा होगा कि सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिससे कि आपका सोडियम भी स्टेबल और क्लोरीन भी स्टेबल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वो इस तरीके का बॉन्ड क्रिएट करता है, इस तरीके का बॉन्ड बनाता है, ताकि आपका सोडियम भी बैलेंस हो जाए, क्लोरीन भी बैलेंस हो जाए, हाइड्रोजन और OH- सब बैलेंस हो जाए। तो सोडियम यहाँ पे एक है, अभी सोडियम के पास कौन भाग के आ रहा है, तो हाइड्रोक्सिल आयन भाग के आ रहा है। जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन भाग के आएंगे वो उतना ज्यादा हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन या यूं कहें तो आयंस का डिसॉल्वमेंट हमको ऐसा देखने को मिलता है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि सोडियम की क्वांटिटी कम है और वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, इस वजह से। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अभी देखो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? फ्यूजन प्रोसेस कहाँ आपको देखने को मिलता है? कौन बता सकता है फ्यूजन प्रोसेस आप कहाँ देखते हैं? देखो, आपके घर में फ्रिज है, हर किसी के घर में फ्रिज अभी होता ही है, तो फ्रिज में रिएक्शन में, हाँ रिएक्शन में तो होता ही है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास बर्फ है घर पे, एक बर्फ अगर पिघल रहा है तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन का मतलब हो गया टूटना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जाना। इस प्रोसेस को हम नॉर्मली फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द हीट चेंज when 1 mole of solid melts into its liquid form, liquid form, then the heat involved is called heat of fusion। ठीक है, मतलब एक बर्फ को पिघलाने के लिए हमको जो हीट देना पड़ता है, ठीक है, उस हीट को हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब जैसे देखो, आप अपने फ्रिज से बर्फ का एक टुकड़ा निकालिए,
उसको आप अपने हाथ में मुट्ठी में जोर से बंद करके रखिए। तो क्या होगा कि आपका जो हाथ है उससे जो हीट उस बर्फ को जाएगा, उससे वो बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आप उस बर्फ को पिघलाने के लिए उतना हीट ऑफ फ्यूजन उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? नॉर्मल एग्जांपल H2O से H2O जो सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक, ये कन्वर्ट होगा किसमें? तो लिक्विड में। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज आइस एंड दिस इज लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड वाटर। ठीक है, ये कंडीशन है। आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं। क्लियर है सबको हीट ऑफ फ्यूजन? हीट ऑफ फ्यूजन सबको क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम फंडा है कि जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में गए, वैसे ही हमको लिक्विड से सॉलिड में अगर जाना हो तो वहां पे जो हम हीट सप्लाई करेंगे, सॉरी, लिक्विड से हमको वेपर में जाना हो तो वहां पे हम जो हीट सप्लाई करेंगे उसे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो एग्जांपल H2O, H2O लिक्विड से हम जाएंगे कहाँ पे? H2O वेपर में या फिर गैस में। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द heat change when 1 mole of liquid is converted into its vapor is called heat of vaporization। ठीक है, तो ये वेपोराइजेशन किसी के साथ भी हो सकता है। सिर्फ वाटर ही नहीं, आप चाहे नाइट्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, कोई नोबल गैसेस ले लीजिए, तो हर किसी के साथ यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है। सॉलिड के से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में। इसी तरीके से हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है। हीट ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस जो है ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए होता है डायरेक्टली। हीट ऑफ sublimation, the amount of heat supplied to convert 1 mole of solid directly into its vapor phase is called heat of sublimation। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अभी एग्जांपल हम सेम कंडीशन ले लेते हैं H2O का ही। अगर H2O है सॉलिड के फॉर्म में, मतलब आइस को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? तो गैसियस फेज में। H2O सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किसमें? तो H2O वेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट हम सप्लाई करेंगे इसे हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। ये हो जाएगा आइस और ये हो जाएगा लिक्विड वाटर।
ठीक है। इसके जगह पे हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आयोडीन है, आयोडीन आप ले सकते हो। उसके बाद नेप्थलीन बॉल ले सकते हैं, नेप्थलीन बॉल जो फिनाइल गोली हम लोग यूज करते हैं वो ले सकते हैं। कैम्फर ले सकते हैं, जैसे कपूर, कपूर को जलाने से क्या है कि कपूर आपका सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं more examples of heat of sublimation। जैसे नेप्थलीन बॉल्स, देन कैम्फर, कैम्फर आपका कपूर हो गया। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स आपका फिनाइल गोली हो गया। ठीक है, इसके बाद फिनाइल भी होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके हीट ऑफ सब्लिमेशन के ऊपर। क्लियर है सबको डेफिनेशंस वगैरह? डेफिनेशंस क्लियर है सबको? ठीक है, देखिए इसके बाद हेस लॉ है। हेस लॉ आपको मैंने जो पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको आप रिवीजन करेंगे क्योंकि कल मैं पूछूंगा, उससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस पढ़ाना है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में हम थियोरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेस लॉ आप पढ़ोगे, कल सबसे पूछेंगे। समझ में आ गया होमवर्क? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ।